हम लोग जानेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला नियम हमारा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी में हम लोग इसी को दूसरे नाम से इस तरीके से बोलेंगे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अनंत लंबाई की बजाय हम लोग एक सीधा स्मॉल एल लंबाई का कोई एक धनात्मक तार लेते हैं जिस पर आवेश की मात्रा क्या है, प्लस क्यू है। प्लस अब देखिए इस छड़ से इसकी छड़ की लंबाई क्या है, स्मॉल एल। इस छड़ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक एरिया लेंगे, एक पृष्ठ लेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। इसके पहले भी मैं जैसे एक बिंदु लेता था P और Q, तो गॉसियन पृष्ठ बनाया करता था। तो यहाँ पर भी इस क्षण से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की मैंने रचना की, और ये गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से है, ये। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो तार होता है वो बेलनाकार आकृति का होता है, बेलन जैसा होता है। तो मैंने छड़ तो लिया है, लेकिन वो किस आकृति का है अभी ये पता नहीं है। तो स्मॉल आर दूरी पर मैंने जैसे ही एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की, यहां से ये जो पृष्ठ है यहां पर एक बेलन का निर्माण करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे इधर भी बना लेंगे। को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। अब देखिए, और यहां पर इसको हम लोग मिला देंगे। तो अब देखिए ये हमारा जो दिख रहा है इस समय एक बेलन बन गया। इस बेलन का अगर हम पूरा भाग कहें तो बेलन के पूरे भाग का ये पूरा जो दिख रहा है, ये और ये सब मिला के इसे हम आयतन बोलेंगे। लेकिन अगर इसके वक्रपृष्ठ की बात करें तो अगर ये वाला और ये वाला पृष्ठ छोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, उसका बेलन का वक्रपृष्ठ। पूरा लेंगे, ये मिला के तो आयतन, और ये केवल ये इस तरफ वाला दोनों छोड़ दें, ये एरिया और ये एरिया, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, उसका वक्रपृष्ठ। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा कोई छड़ रखा हुआ है, और आप जानते हैं मैंने गॉसियन पृष्ठ की रचना कैसे की है, छड़ के लंबवत। जब गॉसियन पृष्ठ की रचना छड़ के लंबवत कर दिए तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस तरीके से जाएंगे, ऐसे होंगी विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये पृष्ठ है, ऐसी बल रेखाएं गई। क्लियर है ना? ध्यान से देखते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ पे ये विद्युत बल रेखाएं, और इसमें कई विद्युत बल रेखाएं हैं। जैसे यहाँ पे हम एक विद्युत बल रेखा का निर्माण इस तरीके से और कर दें, यहाँ
एक इधर भी विद्युत बल रेखा का निर्माण कर दें। ये है विद्युत बल रेखा। अब अगर हम मान लें कि ये जो पृष्ठ है, तार के इस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, ये किस तरीके से दिख रहा है आपको? बेलनाकार एक रेखा में दिख रहा है। जब एक रेखा में दिखे और यहाँ पे एक मैंने इस तरीके से छड़ लिया था रेखीय में, और कल मैंने सतत आवेश वितरण में बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बाई L। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना छड़ की लंबाई L है, माना छड़ की लंबाई बराबर L है, तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर, यहां पे मैंने रेखीय आवेश घनत्व ही क्यों लिया? क्योंकि मैंने एक छड़ को रखा है और इसमें लंबाई है, एरिया कम है, ये वाला कम है, लेंथ ज़्यादा है, इसलिए छड़ को इसका एक रूप देंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L। चूंकि इस छड़ पर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव प्लस Q, और छड़ की लंबाई L, और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, लैम्डा बराबर Q अपान L। जरा तिर्यक यहाँ पे इस तरीके से इसे लिख लीजिए, लैम्डा बराबर Q बाई L। ये तिर्यक गुणा कर दीजिए, L का लैम्डा में करेंगे तो Q बराबर लैम्डा इंटू L, या लिख देंगे Q बराबर लैम्डा इंटू L। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखिए जरा, यहां देखिए अगला स्टेप है हम लोग का, इस पूरे भाग का एरिया हम लेते हैं, पूरे भाग का एरिया क्या लें? A। इस पूरे भाग का एरिया के बजाय हम क्या लेते हैं? A1। कितने भाग का A1 मान रहे हैं? इतने भाग का, यानी ये अगर ऐसे रखा है, इस भाग का क्या कर देंगे? A1, इस भाग का A2, और ये वाला भाग जो बच रहा है A3। ध्यान दीजिएगा, इसका हम मान ले रहे हैं A1, A2, इसका मान लेंगे A2, और ये जो बचेगा वक्रपृष्ठ वाला भाग, इसको छोड़ने पर ये बचेगा ना, इसे क्या मान लेंगे? A3। क्लियर है ना? थोड़ा इसका नाम ऊपर लिख देते हैं यहाँ। अब इस पूरे भाग पर, इस भाग पर एक छोटा सा हम क्षेत्रफल लेते हैं, छोटा सा भाग लेते हैं यहां पर, छोटा सा एरिया लेंगे, और इसकी जो, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसकी दिशा किधर है? इधर की ओर, इधर की ओर है ना, यानी गॉसियन पृष्ठ के क्या है? लंबवत, यानी इस पृष्ठ की जो दिशा है इधर की ओर है। अब विद्युत बल रेखा की दिशा इधर की ओर है, ध्यान दीजिएगा, इसकी दिशा किधर है? इधर, अब बल रेखा की दिशा इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? लंबवत है। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, एक मैंने छोटा सा भाग लिया है, इस पूरे बड़े भाग का एरिया क्या है? A1।
अगर ये मैंने छोटा एरिया ले लिया तो यहाँ पर लिखेंगे DA1। डी मैंने क्यों लगाया? क्योंकि जब छोटे भाग का एरिया लेते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं? DA1। यानी पृष्ठ A1 में उपस्थित ये जो भाग है DA1, ये किस में उपस्थित है? A1 में। A1 में से ही हम लोग क्या ले रहे हैं? DA1, छोटा है ना। जैसे एक बड़े आम का कोई पेड़ है, उसमें एक आम निकाल लो, तो उस बड़े आम के पेड़ में से एक आम निकाले तो जितने आम उस पेड़ में फरे हुए हैं उसका एक आम बहुत छोटा सा भाग होगा भाई। जहाँ पे 10,000 आम है उसमें से एक आम निकालोगे तो 10,000 आम की अपेक्षा एक आम बहुत छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये बड़ा एरिया है A1, उसमें से मैं एक छोटा सा एरिया लिया तो उसका नाम क्या रख दिया? DA1। और ये जो दिशा है इसकी दिशा DA1 की दिशा इधर की ओर है, और इसकी दिशा किधर है? इधर है। विद्युत बल की दिशा किधर है? नीचे की ओर। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? लंबवत हुए। DA1, ठीक है। DA1 की दिशा इधर और इसकी दिशा इधर से। तो यहां पर लिखेंगे पृष्ठ A1 में उपस्थित, पृष्ठ A1 में उपस्थित DA1 द्वारा उत्पन्न विद्युत फ्लक्स D∅1 क्या हो जाएगा? D∅1। यहां लिखेंगे कि माना पृष्ठ A1 में उपस्थित DA1 के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स D∅1 क्या हो जाएगा भाई? D∅1। हम इस पूरे भाग में छोटा सा पृष्ठ लिया है DA1, और इस पृष्ठ के कारण उत्पन्न इस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या है? D∅1। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, D∅E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, ये पढ़े थे। अब इसी सूत्र से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जहां D∅E है वहां D∅1 क्लियर है? और E के स्थान पर E ही बना रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा DA1। एक स्थान पे यस भी ले सकते हैं क्योंकि यस का मतलब सरफेस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, आपने एक सूत्र और पढ़ा था कक्षा 11 में, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, AB cos थीटा। अब इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे DA1 cos थीटा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो पृष्ठ है थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 90 है ना? जी सर। अच्छा, एक चीज पहले इसको गायब करो। अभी मैंने यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख दिया। कितने भाग का एरिया लिया है? कितने भाग का एरिया लिया है?
DA1। और हमें कितने भाग का विद्युत फ्लक्स निकालना है? इस पूरे भाग का। कोई दिक्कत? पूरे भाग का निकालना है। इस भाग का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इस भाग का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे φ1, इस भाग का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे φ2, इस भाग का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे φ3। तीनों जोड़ देंगे, कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? पूरे भाग का विद्युत फ्लक्स। और यहाँ पे हम कितने भाग का निकाल रहे हैं? इस छोटे भाग का विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। जब आप इस छोटे भाग का विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं और हमें कितने का चाहिए? इस पूरे का चाहिए। अब पूरे का कैसे निकलेगा? अगर ऐसे लिखा रहे ना, जैसे ही दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे तो इस पूरे भाग का क्या निकल जाएगा? विद्युत फ्लक्स। अगर पूरे भाग का विद्युत फ्लक्स निकलेगा तो पूरे एरिया का निकलेगा ना। अब देखो कैसे, जरा दोनों पक्षों का समाकलन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। दोनों पक्षों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ EDA1 cos θ1। अब आपने कहा कि अवकलन ले लीजिए। अवकलन तब लिया जाएगा जब छोटा भाग नहीं होगा, बड़ा रहेगा तब। यहाँ पे अवकलन में कहीं डी फाई देखे हो क्या? डी लगा देखे हो क्या? शुरू में डी लगा होता है, आधे भाग वहाँ ऊपर और नीचे दोनों डी लगे होते हैं। यहाँ पे अवकलन लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए, अब जब समाकलन लेंगे तो अचर राशियां कौन कौन सी है जिसमें डी ना लगा हो वो अचर है। डी इसमें क्यों लगा है? तो ये चर मानेंगे और इन दोनों को क्या है? अचर। ये समाकलन से E cos θ इंटीग्रेशन ऑफ DA1। अब देखिए इसका समाकलन, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर समाकलन दोनों का साथ में करेंगे। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर y, इंटीग्रेशन ऑफ d चर बराबर चर, इंटीग्रेशन ऑफ d पापा बराबर पापा। लेकिन पापा को मानते हैं हम चर राशि। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर φ1 होगा कि नहीं होगा? मान लेंगे φ1 तो बराबर φ1 इज इक्वल टू E cos θ DA1 बराबर A1। मिला कि नहीं मिला? अभी समाकलन जब लिया, इस छोटे से भाग का मैं एरिया लेकर चल रहा था, समाकलन लिया तो पूरे बड़े भाग का क्या निकल गया? एरिया A1। और इधर मिल गया हमें पूरे भाग का विद्युत फ्लक्स। तो इसको हम समीकरण एक अभी नहीं मानेंगे। अभी आगे देखते हैं। थीटा बराबर चूंकि क्या है भाई? 90। थीटा बराबर 90 कहाँ मिला? इसको जरा देखते हैं। देखो ये और ये एक दूसरे के लंबवत है। अब कैसे मैंने बता दिया है, ये आपकी विद्युत बल रेखा है क्योंकि पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत होती है। और ये हमारा इस पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, तो इसकी दिशा इधर की ओर है और बल की दिशा इधर, इसलिए दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पे थीटा बराबर रख देंगे E cos 90 डिग्री इंटू A1 और cos 90 डिग्री अंश की वैल्यू 1। तो जीरो का गुणा यहाँ पे करोगे पूरा जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1 2 हो जाएगा ना। तो जरा इतना लिखिए, फिर हम आगे मीट कर फिर लगाएं क्योंकि जगह इसमें कम। ध्यान से सुनिएगा, जैसे इस तरफ का हुआ है ना सेम है लड़के, बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब यही क्रिया इस तरफ करेंगे, यानी अभी हम इस पृष्ठ पर किए थे, अब हम यही क्रिया इस पृष्ठ पर करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेते हैं, ये हमारा छोटा गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है ना? हाँ सेम ऐसे ही। देखिए जब इधर लोगे तो इसका जो एरिया होगा छोटे भाग का DA2 और इसकी दिशा इधर है इस पृष्ठ की, तो ये हो जाएगा यानी DA2
और ये हमारा एफ इधर है, तो इसके बीच कितने से कोण बनेगा? देखिए इसका डायरेक्शन इधर, इसके अब यहाँ पे ये सेम रहेगा, ये वही रहेगा। पृष्ठ यहाँ पे क्या हो जाएगा? A2 उपस्थित DA2, ध्यान दीजिए जहाँ A1 है वहाँ 2 कर देना है, बाकी सेम रहेगा। जहाँ A1 है वहाँ पे 2 कर देना है। बोलो ना, यहाँ पे 2 कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, उसमें मीट का फिर नहीं बना देना है, आप लोग को लिखना है। यहाँ फाई 2, यहाँ पे फाई A2, यहाँ पे ये लंबवत है ना, ये भी लंबवत है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा? 2 हो गया। अभी मैंने इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकाला फाई 1, इसका निकाला फाई 2, फाई 1 की वैल्यू 0, फाई 2 की वैल्यू भी 0। अब हम ये वाला पृष्ठ निकालेंगे, ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, छोटे से भाग, ठीक है ना। और देखो इस पूरे भाग का, इसको छोड़कर पूरे भाग का एरिया मैंने क्या माना है? A3। और उसमें से अगर एक छोटे से भाग का एरिया ले ले, कितना ले ले? DA3। तो इस एरिया में जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा वो d∅3 होगा। यानी मान लेते हैं पृष्ठ A3 में उपस्थित DA3 के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स d∅3। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स की दिशा कैसे है? ऐसे मैंने इसको रखा है, बेलन ऐसे ही रखा है। अब विद्युत फ्लक्स बेलन के क्या है? लंबवत। और जो मैंने एरिया लिया है वो यहीं पे लिया है, और उसकी भी दिशा किधर है? ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा, बल की भी दिशा ऊपर की ओर और विद्युत फ्लक्स की भी दिशा ऊपर की ओर। देखिएगा, मैंने क्या कहा? बल की दिशा किधर है? पृष्ठ के लंबवत, यानी ऐसे, ये बल की दिशा, विद्युत बल रेखा की दिशा। और पृष्ठ की भी दिशा किधर है? ऊपर की ओर, यानी F और DA3 दोनों की दिशा जब एक ही ओर हो जाए तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर। पृष्ठ का डायरेक्शन ऊपर, बल की डायरेक्शन ऊपर, तो दोनों जब एक ही दिशा में हो जाते हैं तो उन दोनों के बीच कितने से कोण बनेगा? थीटा। थीटा बराबर कई अंश? 0 अंश। पृष्ठ की भी दिशा ऊपर की ओर, विद्युत बल की भी दिशा ऊपर की ओर, दोनों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। अब आप सूत्र जानते हैं, d∅ मैंने ये बताया था, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और यहाँ पे ये इस तरीके से लिख सकते हैं, d∅3 बराबर EDAD, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, cos थीटा। और थीटा बराबर क्या लिखेंगे? डायरेक्टली मैंने कर दिया ना यहाँ पे समा। अब देखिए यहाँ आप लिखेंगे d∅3 और ये हो जाएगा EDA3 cos 0 अंश, और cos 0 अंश की वैल्यू 1, ये हो जाएगा DA3 d∅3। अब अभी मैंने कितने भाग का एरिया लिया है? इस छोटे भाग का। हमें चाहिए पूरा, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे।
d∅3 बराबर अचर राशियां समाकलन से dA3 एकर समाकलन ∅3 और E इसका समाकलन A3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब आप जानते हैं कि ये इसको अगर दोनों भाग को छोड़ दे तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। और आप जानते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ A3 बराबर 2πRL। 2πRL व्हाट इज RL? RL इज ए लेंथ। किसकी लेंथ? इस क्षण की लंबाई है। तो A3 के स्थान पे हम लोग ये चीज रखेंगे, ∅3 इज इक्वल टू E 2πRL समीकरण। अब देखिए भाई, अब मैंने अभी समीकरण 2 में ∅1 बराबर 0, समीकरण 3 में ∅2 बराबर 0 और समीकरण 5 में ∅3 बराबर E 2πRL। अब मान लेते हैं इस पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ∅ हो। 3 तोड़ है ∅1, ∅2, ∅3, तीनों को मान निकाला, इसका। अब हम तीनों को क्या मान लेते हैं? इसका विद्युत फ्लक्स क्या है? मान लेते हैं पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ∅ है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, माना संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या है भाई? ∅ हो तो देखो ∅ इज इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब हम यहाँ ∅1, ∅2, ∅3 की वैल्यू रखेंगे। ∅ बराबर नॉट प्लस E 2πRL, 0 0 ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा E 2πRL और ये ∅ समीकरण 7। चलिए देखिए, अब इसके आगे हम लोग इतना पहले लिखिए नंबर 7 में। अब देखिए आगे हम लोग ये प्रमेय जानते हैं, गॉस का प्रमेय लिखिए चाहे गाउस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय से ∅ बराबर Q/ε0 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 8। अब हम लोग बाई 7 और 8 देखिए जरा, ये है 7 और ये है 8, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो, ये हो जाएगा E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ देखिए, अब ये चीज गुणा में है, भाग में चलाएगा, यानी E बराबर 1/2πRL Q/ε0। देखो ये R जो है और L इधर रखिए तो इसमें बनेगा 1/2πε0 Q/R इंटू L। जरा देखिए अभी मैंने समीकरण 1 से क्या बताया था? Q बराबर L इंटू लैम्डा। समीकरण 1 में
Q बराबर L इंटू लैम्डा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लैम्डा बटे R इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। यही हमारा फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला अनुप्रयोग कंप्लीट होता है और उसका यही सूत्र है, लिख सकते हैं।